चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय विमानों में उड़ानों के दौरान खराबी आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज एक बार फिर से गो फर्स्ट के विमान में खराबी आ गई। दिल्ली से गुवाहाटी जा रहे विमान की विंडशील्ड में बीच रास्ते में दरार आ गई। इसके बाद विमान को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। डीजीसीए के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। गो फर्स्ट फ्लाइट दिल्ली से दोपहर 12:40 पर रवाना हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही पायलट्स को खराबी के बारे में पता चला। विंडशील्ड क्रैक होने के बाद फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाया गया, लेकिन दिल्ली में खराब मौसम के चलते लैंड नहीं हो सकी। विमान को दोपहर 2:55 पर गुवाहाटी उतरना था, लेकिन ऐन मौके पर खराबी का पता चला, जिसके बाद विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। इससे पहले मंगलवार को गो फर्स्ट की मुंबई लेह और श्रीनगर दिल्ली उड़ान के इंजन में खराबी आने के कारण दोनों विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि डीजीसीए दोनों घटनाओं की जांच कर रहा है और नियामक से मंजूरी मिलने के बाद ही प्रैट एंड व्हिटनी इंजन वाले ये A320 नियो विमान उड़ान भर सकेंगे। और उधर उत्तराखंड में भी मौसम लगातार खराब बना हुआ है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देर रात से ही लगातार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ने वाले फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घाघरिया के पास बादल फटने की सूचना मिली है। हालांकि इस घटना में जान माल के नुकसान का अब तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को फिलहाल रोक दिया गया है। डीआईजी एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि चमोली जिले के घाघरिया से मिल रही इस ताज़ा सूचना के अनुसार सुरक्षा कारणों से हेमकुंड जाने वाले करीब 30 से 35 यात्रियों को रोक दिया गया है। हालांकि हेमकुंड साहिब से वापस आने वाले यात्री ढूंढा के नए पुल से वापस आ सकते हैं। वहीं इसके अलावा डीआई एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल ने बताया कि हैवी रेनफॉल को देखते हुए डाउनस्ट्रीम में लगातार नदियों का जलस्तर भी वॉच किया जा रहा है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। और चलिए अब रुख महाराष्ट्र का करेंगे। शिवसेना में चल रहे घमासान के बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है। देखिए, असली नकली का मामला ही नहीं, ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है। अब ये नकली वाले जो है, हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे जी को हमने ही पार्टी में लाया था। ये भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, या उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है। तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना ये उचित है। उनके मन की अवस्था हम समझ सकते हैं। कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है, तो हमें पूरा विश्वास है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। इस देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, जिंदा है। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश देश को दिखा देंगे। संजीव पांडे को अरेस्ट किया गया ईडी। देखिए, मैं हमेशा केंद्रीय जांच एजेंसी की जो कार्रवाई होती है जरूर हम उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अब ये मामला न्यायालय में है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। सर, राहुल शिवाले ने जो दावा किया है कि उद्धव ठाकरे जो है वो भाजपा से गठबंधन करने के लिए इच्छुक थे, देखिए कौन क्या दावा करता है उसके ऊपर अब नहीं जाना चाहिए। 2014 में अलायंस हमने नहीं तोड़ा है बीजेपी के साथ, उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करते। 2014 में बीजेपी ने अलायंस तोड़ा है शिवसेना के साथ। 2019 में भी हमने नहीं तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की वो चाल थी कि हमें दूर करे, तब ये सभी लोग जो 12 छोड़ कर गए मुंह पर पट्टी बांधकर चुप बैठे थे, और आप बात कर रहे हैं। संजय पांडेंच्या नंतर आता संजय राऊत आहेत असं सोमाईंनी केलं। कोणी काही करू द्या, दुनिया सत्याची आहे, सत्यमेव जयते ह्या देशाचे ब्रीदवाक्य आहे। खोट्या प्रकरणात जर मला कोणी तुरुंगात टाकणार असेल, मी पक्षाचं नेतृत्व करतोय म्हणून,
तर माझी तयारी आहे. राऊत साहेब, एकच प्रश्न आहे की उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत 12 खासदार शिवसेनेचे जे ते आता एनडीएला मतदान करणार, उरलेले जे खासदार आहेत मला ते माहिती. कोणाला मतदान करतील? शिवसेनेचा निर्णय जो होईल त्यानुसार आम्ही मतदान करू आणि शिवसेनेचा निर्णय झाला. और फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में अब ईडी भी जांच करेगी। ईडी मुख्यालय में इसको लेकर मामला दर्ज हुआ है। पीएफआई एसडीपीआई की आड़ में संचालित देश विरोधी गतिविधियों की जांच के दौरान इन संगठनों को विदेश से फंडिंग की बात सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। टर्की समेत अन्य मुस्लिम देशों से पीएफआई को फंडिंग हो रही थी। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि फंड जुटाने की जिम्मेदारी अतहर परवेज को दी गई थी। और उधर श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे अब नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग में 134 सांसदों ने उनके पक्ष में वोट किया। अभी रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दुल्लास को 82 वोट मिले, जबकि उनुरा कुमारा के पक्ष में सिर्फ 3 सांसदों ने वोट किया था। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश काफी मुसीबत की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि आगे और बड़ी चुनौती है। गौरतलब है कि श्रीलंका में अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और राजनीतिक उथल-पुथल और देश में फैले अराजकता के माहौल के बीच गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान के जरिए कराया गया। उधर बर्मिंघम में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। भारत की स्टार स्प्रिंटर धनलक्ष्मी का डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऐसा होने की वजह से भारतीय एथलीट टीम के 4 गुणा 100 मीटर रिले में मेडल जीतने की संभावना बेहद कम हो गई है। धनलक्ष्मी ने पिछले साल दूती चंद को 100 मीटर रेस में हराकर चर्चा बटोरी थी। इसके अलावा धनलक्ष्मी पिछले महीने 200 मीटर में हिस्सा लेकर हिमा दास को भी मात दे चुकी हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक डोप टेस्ट के लिए धनलक्ष्मी का सैंपल AIU ने लिया था। धनलक्ष्मी के सैंपल में स्टेरॉइड पाया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी FM न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।